हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71st टेस्ट यूनिट 5 सोल्व करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग की जानकारी ही होगी कि पीटी का एग्जामिनेशन 30 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन रिसेंटली 2 दिन पहले बीपीएससी ने उसको बढ़ाकर 10 सितंबर को कर दिया है। तो 10 सितंबर आने में बहुत टाइम हमारे पास नहीं है, अप्रोक्स 2 से 2.5 महीना टाइम है। तो अभी से ही दोस्तों पूरी तरीका से अपने 100% देना है, ताकि पीटी क्वालिफाई करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। साथ साथ में अभी आने वाला 1 महीना में हम लोग थोड़ा थोड़ा जैसे कुछ कुछ पोर्शन मेंस भी कर सकते हैं, लेकिन पीटी पे अभी आपको कम से कम आपका 80% टाइम पीटी पे देना जरूरी है, 80 to 90। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। और इस टेस्ट सोल्व करने से पहले आप साथ में एक पेन और पेपर ले के ही बैठे, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन जो भी फैक्ट नहीं आया उसको आप एक नोट्स बुक, एक अलग नोटबुक बनाए। टेस्ट सोल्व करने से पहले आप एक छोटी सी या पतली सी एक नोटबुक रखें, जिसमें आपको जो भी फैक्ट या जो भी नहीं आ रहा है उसे आप बगल में लिख ले, ताकि रिवीजन करने में आपको इजी हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है दोस्तों। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वे कंस्टिट्यूटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। कितना एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थे असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल के लिए? 1773 एक्ट के अनुसार कितना थे दोस्तों, ये पूछा गया है। इसमें कितना थे? तो 4 थे दोस्तों। कितना थे? 4 थे। ये 1773 एक्ट के तहत क्या किया गया? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया। कब बनाया गया? 1774 में। फिर क्या किया गया दोस्तों? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और इसमें 4 मेंबर थे जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करते, मतलब हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। By which act the provision made to pay the salaries of the employees of the East India Company from Indian Revenue। तो ये कौन सा एक्ट के तहत किया गया था दोस्तों? 1793 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कब हुआ था? जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1774 में हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784। तो ये बिल्कुल गलत है, 1784 में नहीं हुआ था, ये 1774 में हुआ था। लेमिस्टर वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन थे? ये तो थोड़ा बहुत ज्यादा फैक्ट है दोस्तों। ये कौन थे? पहला तो हम लोग जाने की गलत है। सेकंड में हम लोग को जानना होगा कि सर इलिजा इम्पे थे फर्स्ट चीफ जस्टिस। कौन थे दोस्तों? मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सर इलिजा ही इलिजा, एक्चुअली इस पे मुझे सही से लिखने का नहीं बन रहा है। सर इलिजा इम्पे, ये थे फर्स्ट चीफ जस्टिस। सर इलिजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस। तो इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों? नाइदर वन नाइदर टू, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें मिलान करना है। तो कंप्लीट एबोलिशन ऑफ द ट्रेडिंग मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था दोस्तों? कंप्लीट एबोलिशन कब हुआ था? टी और ट्रेड विद चाइना, इसमें रह गया था। और बाकी एबोलिश कर दिया गया था कब? 1813 में। लेकिन कंप्लीट एबोलिशन कब हुआ था? तो ए का क्या हो जाएगा? टू। ए का क्या हो जाएगा? टू। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिश्चियन मिशनरी वेयर अलाउड टू प्रीच इन इंडिया। ए क्या होगा? बी का हो जाएगा 1। सी का क्या होगा? और डी का क्या होगा? सी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट कब हुआ था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम। सी का आपका हो जाएगा दोस्तों 3। और डी का क्या हो जाएगा आपका? डिपार्ट एक ही बात है, ए हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजन है दोस्तों। इसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही भी होता है। आपको सही भी आएगा तो आप जैसे होता है उसमें गलत भी कर सकते हो। तो देखते हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी सेंटर पे? बताइए। बिल्कुल गलत है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ एस्टैब्लिश की गई थी? प्रोविंसेस में, नॉट इन सेंटर। प्रोविंसेस में। तो ये गलत हो गया। तो अगला क्या है? द गवर्नर हैड टू एक्ट
ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली। तो क्या ये सही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गया था प्रोविंसेस में, तो आर सही है। तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Who was the first Indian to be appointed to the Viceroy Executive Council under the Morley Minto Reform 1909? ये तो सबसे हल्का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसमें क्या होता है देखते हैं। इट इन्वर्सेस द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। फिर क्या है? अंडर दिस एक्ट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस वाज डन बाय क्रिएटिंग 3 लिस्ट। ये भी सही है आपका दोस्तों, 3 लिस्ट क्रिएट किया गया था। ए टोटल ऑफ 54 आइटम्स वे इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। क्या दोस्तों सही है? ए टोटल ऑफ 54 आइटम नहीं, 36 आइटम था कॉन्करेंट लिस्ट में। कितना था दोस्तों? 36 आइटम था। प्रोविंसेस में कितना था? 36 क्या था किसमें? कॉन्करेंट में। अगला प्रोविंसेस में कितना था दोस्तों? प्रोविंसेस में था आपका प्रोविंस में था कितना आपका? 54। तो इसको याद रखना है। 36 क्या था कंकरेंट में? 36 आपका कंकरेंट में। प्रोविंस में कितना था? 54। और यूनियन लिस्ट में कितना था दोस्तों? 59। ये याद रखना है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, कंकरेंट में 36, कॉन्करेंट में 36, प्रोविंस में 54 और यूनियन में कितना था दोस्तों? यूनियन में 59, जो कि सही दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला, तो इसमें कितना सही हो गया? 3 सही हो गए। अगला देखते हैं। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन इंडिविजुअल लेवल? कौन फर्स्ट इंडियन थे जो डिमांड किए थे? ये तो सबको जानना चाहिए। कौन थे? एम एन रॉय। 1934 में शायद डिमांड किए थे। आप एक बार देख लेना, 1934 में शायद किए थे। अगला क्वेश्चन। व्हाट पॉपुलेशन वाज मेड द बेसिस फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली पर मेंबर? इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कितना पर मेंबर, मतलब एक जो मेंबर होगा, एमएलए होगा, वो कितना लोगों को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये है दोस्तों 10 लाख। 10 लाख लोगों को। रिसेंटली डिलिमिटेशन की बात चल रही है आफ्टर सेंसस इट में हैपन। तो इसमें आपको याद रखना है कि डिलिमिटेशन सेंटर का कौन सा आर्टिकल में होगा, किसके तहत किया जाएगा, और स्टेट का कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिलिमिटेशन से इस वक्त सवाल आना ही है। फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, इसको भरना है। वाज मेड द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट। जहां फंडामेंटल राइट आ गया, कमिटी अंडर द तो वल्लभ भाई पटेल आंसर हो जाएंगे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच करना है, तो देखते हैं। फ्लैग कमेटी के कौन थे हेड? ये आपके फ्लैग कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ पे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1 और 2 हो जाएगा। प्रिम्बल कमेटी का कौन हेड थे दोस्तों? प्रिम्बल कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस गैलरी कमेटी का कौन थे हेड दोस्तों? तो इनका होना चाहिए उषा नाथ सेन। 4 आंसर हो जाएगा। फिर माइनॉरिटी कमेटी का कौन थे? माइनॉरिटी कमेटी का अभी मैंने बताया, फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 के? आपका सी। क्या? फ्लैग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। फ्लैग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार से थे। प्रिम्बल कमेटी, प्रिम्बल जैसे इंट्रोड्यूस किए थे जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किए थे, उसी के तहत 1946 में जवाहरलाल नेहरू, उसी के तहत प्रिम्बल बनाया गया था लेटर ऑन। और प्रेस गैलरी कमेटी का हेड कौन थे? उषा नाथ सेन। और माइनॉरिटी कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सी आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 12। 12 में क्या है? 236 मेंबर वे इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या ऐसा है दोस्तों? बिल्कुल गलत है। 236 नहीं, 229 मेंबर इलेक्ट हुए थे। कहाँ से? प्रोविंसेस से। 70 मेंबर्स वे इलेक्टेड फ्रॉम इंडियन प्रिंसली स्टेट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही है। 70 मेंबर इंडियन प्रिंसली स्टेट से हुए थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? कब?
लिखा गया सीधा प्रेम्बल में कि 26 नवंबर को वी इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, पहले नहीं मनाया जाता था। हु वाज अपॉइंटेड द सेक्रेटरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कौन अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का दोस्तों? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? एच वी आर एयंगर। कौन थे? एच वी आर एयंगर। द सिंबल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है खाली स्थान, वाज अडॉप्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्या अडॉप्ट किया गया था? एलिफेंट। हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन गार्जियन थे इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? किसको गार्जियन कह सकते हैं दोस्तों? तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन जुडिशियरी, और जुडिशियरी में खासकर सुप्रीम कोर्ट, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको कह सकते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन, जुडिशियरी को हाई कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। द प्रोविजन ऑफ द करंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो किससे इंस्पायर था कंकरेंट लिस्ट? तो ये ऑस्ट्रेलिया से था दोस्तों। साउथ अफ्रीका से क्या इंस्पायर्ड था? साउथ अफ्रीका से आपका इम्पीचमेंट शायद था, नहीं नहीं, ये था अमेंडमेंट था शायद दोस्तों। तो ये सब आपको सब याद रख लेना है। अमेरिका से क्या था, आयरलैंड से क्या था, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कितना, जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कितना सही है। द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। बिल्कुल गलत है। फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है आपका? फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है दोस्तों, बताइए? फेडरल सिस्टम लिया गया कनाडा से, नॉट साउथ अफ्रीका। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम बेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मतलब जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन। ऐसे इसमें बुक में दिखाता है 1935 से भी लिया गया है, तो ये सही है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम रसिया। बिल्कुल गलत है। रशिया से नहीं लिया गया था। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था। कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? आपका आंसर बी हो जाएगा। कितना? दो सही है। अगला देखते हैं। अगला देखो रे पगला, ए स्टाइल में देखते हैं। द प्रोविजन relating to fundamental right in part थर्ड of the constitution have been taken from the constitution of। कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट? तो ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको आप एकदम मार दो आसानी से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अमेरिका। आगे मिलान है दोस्तों। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, कहाँ से? जापान से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से? अपना अमेरिका से। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया था दोस्तों? रसिया से। और क्या हो जाएगा आपका? अमेंडमेंट प्रोसीजर, जैसा कि मैंने बताया, एक कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर किस क्या हो जाएगा 20 का? 20 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग 21 का क्वेश्चन। 21 में क्या है? 21 में है आपको दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है और रीजन दिया गया है। तो उसमें पूछा गया है कि कौन सही है और कौन सा गलती है। तो देखते हैं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बैक बोरो। बिल्कुल कहा जाता है। Many provision and concept have taken from different country in the Indian constitution। बिल्कुल सही है। तो both A and R are correct। सही है। R the correct, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? A हो जाएगा। अगला क्या है? In which of the following cases Supreme Court presented the concept that the preamble is a part of the constitution। तो किसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट की प्रेम्बल पार्ट है दोस्तों? एक केशवानंद भारती में कहा था कि इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एलआईसी केशवानंद भारती केस 1973 और एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995 में इंटीग्रल पार्ट बोला था दोस्तों। तो इसका आंसर केशवानंद भारती होगा। इससे पहले एक और केस हुई थी, वो कौन सा केस हुआ था आप कमेंट बॉक्स में बताया, जिसमें कहा था कि preamble is not part of the constitution but it is very useful, uh, it is very useful in deciding whether deciding certain aspect of the constitution by supreme court। ये ऐसा बोला गया था।
अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है? अगला है, जैसे प्रिम्बल का कुछ कुछ टर्म दिया गया है और कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है वो दिया गया था। प्रिम्बल आपको याद होगा तो कंफर्म हो जाएगा, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलवेनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो क्या है, सबसे पहले क्या है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलवेनली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन। तो सोवरेन हो गया पहले, फिर सोशलिस्ट हो गया, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, तो ए आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 24 में क्या है, by whom has the preamble of Indian Constitution been called the identity card of the Constitution? ये आपका लक्ष्मीकांत बुक में शुरू में ही दिया गया है, एन ए फाल्की वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रिम्बल से रिलेटेड है। इट्स नेचर इज नॉन जस्टिसएबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही है। इट इज ए रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड, ये गलत है दोस्तों। इट कैन नॉट अपील द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ, इट कैन नॉट रिपील द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का? तो 25 का सी, इट कैन रिपील। तो इट कैन नॉट रिपील स्पेसिफिक प्रोविजन, जैसे कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है वो रिपील नहीं किया जा सकता है, तो दिया गया है। तो चार, एक दो चार सही है, तीन गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन एंड वाज गिवन द स्टेटस ऑफ स्टेट। तो ये 36 से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और चेंजेस इन द बाउंड्री आर मेड थ्रू द सिंपल मेजोरिटी एंड नॉट थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी। क्या है सही है दोस्तों, बताइए। बिल्कुल 27 का ए सही है, सिंपल मेजोरिटी। आर्टिकल 368 इज यूज्ड इन दिस प्रोसीजर, बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 368 यूज नहीं किया जाता है इसमें, इस प्रोसीजर में। आर्टिकल 368 को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, स्पेशल अमेंडमेंट के लिए, जैसे पास्ट बाय सर्टेन स्टेट, फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, फिर स्पेशल मेजोरिटी के लिए, सब के लिए आर्टिकल 368 यूज किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग कमिटी रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन लिंग्विस्टिक बेसिस। 28 का क्या हो जाएगा, देखिए। जेएफवी कमेटी में, इसमें ऑर्डर में लिखने के लिए बोला गया था। सबसे पहले धार कमेटी था, हम सब जानते हैं। उसके बाद कौन सा कमेटी आया दोस्तों, उसके बाद जेवीपी कमेटी आया, उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी आया। तो सब फर्स्ट स्टेट कब बना, फर्स्ट स्टेट आपका बना कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। एक गांधी जी का भक्त थे, उनका क्या नाम था, बताइए। एक गांधी जी का भक्त थे, उनका बहुत, उनका ही प्रभाव से ये श्री रामालू करके कुछ नाम था, उनका ही प्रभाव से बना। सबसे पहले कौन सा, धार कमेटी, जिसमें कहा गया कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट नहीं बनेगा। फिर जेवीपी कमेटी बना, उसमें भी कहा गया कि लैंग्वेज के आधार पे नहीं बनेगा। लेकिन बाद में जो कमेटी बनी, जैसे बाद में जो कमेटी बनी, शायद वो बोले कि, थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूजन हूँ दोस्तों, आप देख लेना। शायद बाद में जो कमेटी बनी उसमें बोला गया, शायद फजल अली कमीशन में, कि लैंग्वेज के आधार पे तो बनेगी लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा। और पहला स्टेट कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में वही है दोस्तों। तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन में वही है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आंध्र प्रदेश। हु अमंग द फॉलोइंग इज competent टू डिटरमाइन द कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप से रिलेटेड किसी भी काम के लिए कौन कौन ऑथोराइज है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका पार्लियामेंट। अगला क्या है दोस्तों, वेयर वाज द प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 2 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट, सिंगल सिटीजनशिप फॉर इंटायर इंडिया, बिल्कुल सही है, ये होगा। डबल सिटीजनशिप नहीं है, डबल सिटीजनशिप कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में, स्टेट और सेंटर दोनों का। सिंगल सिटीजनशिप हो स्टेट नहीं, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेयर इज द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ, 23-24 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप पेन और पेपर निकाल के आप इसको बिल्कुल तरह रट लो। क्या होता है, एक रटना कहा जाता है, वो रट लो। तो इसमें फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था, बताइए। क्या होगा दोस्तों 34 के, बताइए।
फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था? तो फैक्ट्री एक्ट बना था 1948 को। कब बना था? 1948 को। इसको आप एकदम रट जाओ। माइंस एक्ट कब हुआ था दोस्तों? 1952 को। कब हुआ था? 1952। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट शायद 1986 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1986 को। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन 1986। और चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट कोड कब बना था? बताइए। ये बना था आपका 1938 में। कब बना था दोस्तों? चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1938 में। तो ये आपको याद रखना है। फैक्ट्री एक्ट कब बना था? 1948 में। चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1938, माइंस एक्ट 1952 और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? 34 का बताइए। मिला दिया हूँ आंसर, बताइए। 34 का बी। अगला देखते हैं। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द राइट टू प्राइवेसी? ये तो बहुत बार देख चुके हैं हम लोग, पुट्टा स्वामी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया न्यू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही है आंसर दोस्तों। क्या 36 का क्या हो जाएगा? 36 का ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द राइट टू एजुकेशन इन द ईयर 2002। क्या सही है दोस्तों? नहीं, 2009 में पास किया गया था। कब? 2009 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सर्दी हो गई है दोस्तों, माफ कीजिएगा बीच बीच में। ए पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द आर्टिकल 22 clause 4 cannot be kept under house arrest for more than how many months? If detained, he must seek permission from advisory board। तो इसमें जैसे ये 2 मंथ बहुत पहले ही कर दिया गया था, लेकिन न्याय निषण जो चेंज हुई ला, आईपीसी से जो बना न्याय भारतीय न्याय संहिता, उसमें 1 महीना शायद कर दिया गया, लेकिन इसमें 3 महीना का जो पहले का आता रहा है वही आंसर दिया है दोस्तों। तो थ्री ही मानिए, लेकिन ऐसा रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था। 1 महीना ही होना चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुई है। लेकिन आंसर में 3 मंथ दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आप खुद से सर्च कर लो। बाकी आगे देखते हैं। 38 इसमें ही मिलान करना है, तो ये तो हल्का है दोस्तों। कैसे हल्का है देखते हैं 38 का। तो ए का क्या हो जाएगा? राइट टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 26 होगा। प्रोहिबिशन ऑन इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशन होली फंडेड बाय स्टेट। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आर्टिकल 28 के तहत ऐसा किया जाता है। फिर अगला क्या है? राइट टू प्रिजर्व डिस्टिंक्ट कल्चर लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। क्या हो जाएगा इसका? 29 हो जाएगा। क्या है? आर्टिकल 29। फिर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 25। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। असर्शन रीजन है दोस्तों। द राइट टू property has been removed from the category of fundamental right by 44th constitutional amendment। क्या है दोस्तों? 39 का क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है देखते हैं। अगला कि असर्शन तो सही है, स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है कि नहीं? द राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इसमें क्या गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन क्या स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 2? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट? द हैबेस कॉर्पस, मेंडामास, प्रोहिबिशन, सर्सरी, क्यो ब्रांटो। तो कितना हो गया? 5। फिर से मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हैबेस कॉर्पस टू हैव ए बॉडी ऑफ, इसका मतलब होता है। फिर उसके बाद मेंडामास, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड क्यो ब्रांटो। यहाँ पे आपको जो कंफ्यूजन होती है दोस्तों, वो प्रोहिबिशन एंड सर्सरी में होता है, सर्टरी में होता है। तो ये आपको जो कंफ्यूजन होता है वो क्लियर कर लेना चाहिए। इस एक में होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से केस ले लेता है, और दूसरा में होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से केस लेते के साथ उसको क्यूरेटिव, मतलब उसको गलत रहता है उसको सही भी करता है, ऐसा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टोटल 5 रेट्स है जो आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेट petition can a person who is not a victim also file a petition? क्यों ब्रांटो के तहत, जो मतलब क्यों ब्रांटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोजीशन। कोई सरकारी पोजीशन पे है
और आपको ऐसे कुछ दिमाग नहीं है, ऐसे आप होल्ड कर रहे हो, उसमें सब गलत कर रहे हो, तो कोई भी पर्सन जो अफेक्टेड नहीं है, उसके अलावा कोई भी पर्सन आपके खिलाफ रिट जारी कर सकता है कि आप उस पोजीशन को होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं रख सकते हैं। Which of the following category of fundamental right include protection against discrimination in the form of untouchability? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी जो 14 से 18 तक होता है, 17 में आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी दोस्तों, राइट अगेंस्ट इंटचेबिलिटी। अगला देखते हैं दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट? तो कौन हो जाएगा, पार्ट 4। पार्ट 4 में कौन क्या है, डीपीएसपी, क्या है, डीपीएसपी। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि डीपीएसपी क्या प्रमोट करता है और फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है। तो फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है दोस्तों, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और डीपीएसपी वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लोइंग एक्ट? क्या करेक्ट ऑर्डर है? तो हम लोग तो जान रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म कब हुआ था, 1951 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1951 में। और मिनिमम वेजेस एंड रिम्यूनरेशन एक्ट 1948 में हुआ था, 1948 में। फिर लैंड रिफॉर्म कब हुआ था, 1951 में। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कब हुआ था दोस्तों, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में, मतलब जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब हुआ था पास दोस्तों, 1961 में। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, देखिए आप, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सबसे पहले क्या होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट पास हुआ कब, आजादी के जस्ट बाद, कब, 1948 में, 1948 में। फिर लैंड रिफॉर्म 1951 में हुआ। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मतलब माता का बेनिफिट एक्ट, मातृत्व, 1961 में। फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो हुआ था। अगला 45 देखते हैं दोस्तों, द मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट पास इन विच ईयर? कौन सा ईयर में ये पास किया गया था? तो ये पास किया गया था आपका 2007 में। वो जो राइट टू एजुकेशन पास हुआ था 2009 में, उसके 2 साल पहले, कब, 2007 में क्या पास हुआ था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच आर्टिकल डज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अकर? कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 51। 51 किस में आएगा, डीपीएसपी में। डीपीएसपी में जनरली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं बांटा गया, लेकिन 3 पार्ट में बांटा गया, क्या क्या, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल और एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो ये किस में आएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आएगा आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आएगा। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में क्या क्या आएगा, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 44। इन विच आर्टिकल इज द, इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड फॉर पुअर? किसमें, कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39A में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50वां, इन विच ईयर द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कब, 1976 में। किसके रिकमेंडेशन पे, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी, कब, 1976 में। अगला देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? जैसा कि मैंने बोला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी? कौन सा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। कब हुआ था, 2011। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंटेन? अमेंडमेंट प्रोसीजर किसमें है दोस्तों, बताइए। अमेंडमेंट प्रोसीजर आपका है पार्ट 20 में। और इमरजेंसी प्रोविजन किसमें है, पार्ट 18 में। इलेक्शन किसमें है दोस्तों, इलेक्शन है पार्ट 15 में। जैसे पूछता है इलेक्शन पार्ट 15, लिख दे रहा हूं, इलेक्शन पार्ट 15, इमरजेंसी पार्ट 22, 20 सॉरी, इमरजेंसी पार्ट 20, सॉरी दोस्तों, इमरजेंसी पार्ट 18, पार्ट 18, पार्ट 18 में है दोस्तों।
और अमेंडमेंट प्रोसीजर किसमें है? पार्ट 20 में। अमेंडमेंट पार्ट 20 में। ये आप मतलब याद रखो, क्योंकि ये काम देता है बाद में, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? पार्ट 54। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? कौन सा? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के प्रति। किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा होता है क्या? प्रेसिडेंशियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके? वहाँ का कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस, वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पे उसको कांग्रेस बोलते हैं दोस्तों। वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? हाउस ऑफ सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या? लोअर हाउस। और हाउस ऑफ सीनेट अपर हाउस है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन। रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसमें होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन प्रेसिडेंशियल में किसका होता है दोस्तों? प्रेसिडेंस में अमेरिका में किसका है? वहाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वहाँ का प्रेसिडेंट का। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज इनकरेक्ट? क्या इनकरेक्ट है? द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, नहीं। अभी हम लोग ने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट प्रेसिडेंट। कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। तो सी गलत होगा। क्या होगा? सी गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट? कौन डिमेरिट है? तो ये बिल्कुल नजर आ जा रहा है, डी हो जाएगा। डिमेरिट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर भी हो, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में क्लियर कट सेपरेशन नहीं है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में है लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में नहीं है। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर, नहीं। पार्लियामेंट्री सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्यूजन ऑफ पावर, बिल्कुल गलत, दोनों गलत है। द कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट इज प्राइमरीली फाउंड इन। कहाँ शैडो कैबिनेट पाया जाता है दोस्तों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। शैडो कैबिनेट एक्चुअली इसको बोलते हैं, जैसे एक कैबिनेट अल्टरनेटिव कैबिनेट बना रहता है उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। ताकि सरकार गिरे तो अल्टरनेटिव, जैसे हम वहाँ यूके में जाओगे, ब्रिटेन में, तो यूके में जाओगे दोस्तों तो क्या होता है वहाँ पे अल्टरनेटिव अपोजिशन वाला भी उसमें सब अपना फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऐसे बनाए रहते हैं। और किचन कैबिनेट कहाँ होता है दोस्तों? किचन कैबिनेट आपका, किचन कैबिनेट सिंपली मीन्स होता है उसका परिवार दोस्त ये सब सलाह देने वाला, उसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। वो जनरली अमेरिका में होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर इंडिकेट द इंडिया एज अ फेडरल सिस्टम? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिकेट करता है। सिंगल सिटीजनशिप तो यूनिटरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी सिस्टम, ऑल इंडिया सर्विस यूनिटरी सिस्टम। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? कौन सा? 7 शेड्यूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म? कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरलिज्म का? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा, बिल्कुल फीचर नहीं है, ये गलत है दोस्तों। इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है, तो त्रिपुरा में 16 थोड़ा ना है, त्रिपुरा में नहीं है। दिल्ली में शायद 1 या 2 ही है। ऐसा ऐसा है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन सभी स्टेट का नहीं है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 में क्या है दोस्तों? फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का दिया गया फीचर, तो देखना है कि सही है कि नहीं। फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल है क्या? ऐसा फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। जैसा कि आप देख लोगे अमेरिका में यूनिटरी गवर्नमेंट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं फ्लेक्सिबल है यूनिटरी गवर्नमेंट। आपको देख लो यहाँ पे, कहाँ देखना है आपको? आपको ब्रिटेन में देख लेना है, यूके में। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? करेंसी सेंट्रल लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में। पुलिस स्टेट लिस्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट में, प्रिजन स्टेट लिस्ट में है।
Which article empower the parliament to legislate with the respect of any matter in the state list of the proclamation emergencies in operation? कौन सा आर्टिकल क्या है, फिर से पढ़े दोस्तों। विच आर्टिकल empower the parliament to legislate with respect to any matter in the state list if proclamation of emergencies operation? तो पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल के तहत स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन? तो कौन सा आर्टिकल के तहत कर सकता है दोस्तों? आपका आर्टिकल 250 के तहत कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करना है, तो सिंपली है इसका कि सरकारिया कमीशन कब बना था दोस्तों? तो 1983 में। कब? 1983 में। आप सही से मिलान करो बस। राजमनार कमीशन कब बना था? तो राजमनार कमीशन आपका 1969 में। फिर पुंची कमीशन कब बनी थी दोस्तों? पुंची कमीशन आपका 2007 में। और इंटर स्टेट काउंसिल कब बना था? इंटर स्टेट काउंसिल आपका बना था दोस्तों 1990 में। इंटर स्टेट काउंसिल कब? 1990 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो रे पगला। विच थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय द जीएसटी काउंसिल एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन? 2016 में 101 से। व्हाट डज आर्टिकल 275 275 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एक ग्रांट के बारे में बात करता है दोस्तों। दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 275, एक आर्टिकल 282 है, देख लेना आप। आर्टिकल 282 क्या है, आर्टिकल 275 क्या है? एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, एक और कौन सा ग्रांट है देख लेना। Which of the following statement is correct regarding the zonal council in India? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जोनल काउंसिल के रिगार्डिंग? तो देखते हैं 69 का क्या है आंसर। 69 का आंसर है आपको दोस्तों, जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ए करेक्ट है। जोनल काउंसिल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है दोस्तों, क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि कब बनाया गया था? स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है बताओ? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिगार्डिंग इन सेंट्रल स्टेट? तो इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन है इंटर स्टेट काउंसिल? आर्टिकल 263 263 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका आर्टिकल दिया गया है और मिलान करना है। तो देखते हैं, मिलान करते हैं क्या होता है। तो आर्टिकल 352 हम सब जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी। फिर आर्टिकल 355 क्या है दोस्तों? आर्टिकल 355 है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट। आर्टिकल 356 क्या हुआ? आर्टिकल 356 है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल। सब जानते ही होंगे आप लोग। फिर आगे देखें, आर्टिकल 365 क्या है दोस्तों? इसमें भी क्या है? इसमें भी प्रेसिडेंट रूल है, मगर कब है? जब ए प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इफ स्टेट फेल टू कंप्लाई विद यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। अब यूनियन गवर्नमेंट कर रही है कि कुछ करो, कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, स्टेट गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है, तो उससे उसको उससे उबरने के लिए आर्टिकल 365 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है क्या? इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट। अगला क्वेश्चन 71 क्या है दोस्तों, देखते हैं। अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन इमरजेंसी इंक्लूडेड? तो इमरजेंसी किस में इंक्लूड है दोस्तों? पार्ट पार्ट किस में है? पार्ट 18 में। जैसा कि हमने बोला, अमेंडमेंट किस में है? पार्ट 20 में। इमरजेंसी किस में है? पार्ट 18 में। और इलेक्शन किस में है दोस्तों? पार्ट 15 में। अब बता दो कि पंचायती राज किस में है, कौन सा पार्ट में? आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। Which of the following statement is not correct regarding 44th Constitutional Amendment Act 1978? कौन सा करेक्ट नहीं है 44th Constitutional Amendment Act 1978 के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, वो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है। इट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म रिबेलियन। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। इट इनेबल द प्रेसिडेंट टू लिमिट ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। ये गलती है, ये कर दिया गया था आपका 1976 में ही, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही कर दिया गया था कि लिमिटेड एरिया के भी प्रेसिडेंट लगा सकती है इमरजेंसी। और लोकसभा कंट्रोल इंट्रोड्यूस ओवर रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बिल्कुल सही है। लोकसभा कंट्रोल करती है, मतलब
रिवोकेशन के लिए, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी रिवोक कर सकती है लोकसभा कभी भी। वंस approved by parliament, for how long कैन द नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू इन इंडिया एट ए टाइम? तो ये 6 मंथ। कब हो जाएगा, कब तक दोस्तों? 6 मंथ, एवरी 6 मंथ आपको पास करना पड़ेगा, क्या? स्पेशल मेजोरिटी से। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच प्रेसिडेंट रूल? प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम पीरियड के लिए 3 साल के लिए होता है दोस्तों। जैसा कि आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो कुछ कुछ हम लोग बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लेंगे। बिहार में कब सबसे पहले लगाया गया था दोस्तों स्टेट इमरजेंसी? वो लगाया गया था 90, कब लगाया था बताइए, 1958 की 1968? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, बताइए। हमारे अनुसार तो लगाया गया था शायद 1968 में शायद लगाया था। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा, 1958 1968 में। आप देखकर कमेंट बॉक्स में बताया उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, आप बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट बाय द नेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय द नेशनल इमरजेंसी? तो सेंटर स्टेट अफेक्ट होता है, लक्ष्मीकांत में डायरेक्ट दिया गया है। द टेन्योर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बिल्कुल अफेक्ट होता है, बढ़ा दिया जा सकता है, जैसा कि 1975 में के समय बढ़ाया गया था। द फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है, तो ऑल द एबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट लेजिस्लेचर इज इधर सस्पेंडेड और डिजोल्व। ये गलत है दोस्तों, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड और डिजोल्व करने की जरूरत नहीं है नेशनल इमरजेंसी में। ये क्या है? प्रेसिडेंट रूल इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं। तो आर्टिकल क्या, प्रेसिडेंट जनरली वर्क करता है कैबिनेट हेडेड बाय, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से वर्क करता है प्रेसिडेंट। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 76 का आंसर केवल 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 358 सस्पेंड राइट ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 359 अलाउ द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 20 एंड 21। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 359 अदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड करता है एक्सेप्ट 20 और 21। 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता नेशनल इमरजेंसी में, तो दोनों सही है। सी 78 का देखते हैं दोस्तों। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? कौन सा आर्टिकल डील करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? बताइए। आर्टिकल 55। कौन सा आर्टिकल डील करता है दोस्तों? आर्टिकल 55। 79 का क्या है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इंडियन एग्जीक्यूटिव? कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 5, सिंपल आंसर है दोस्तों। और स्टेट से पार्ट 6, क्या हो जाएगा? स्टेट से पार्ट 6। 79 हो गया। 80 देखते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है पूछा गया गिवन स्टेटमेंट में। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है, ये पूछा गया है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? द इलेक्टेड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। दोनों रहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों रहते हैं मेंबर, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता दोस्तों, द इलेक्टेड मेंबर होता है। ये याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर ही होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का। कुछ कुछ स्टेट में काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है, वो काउंसिल का मेंबर इलेक्ट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट को, उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं रहता है। सी क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आ ही गया, ये नहीं रहता दोस्तों, गलत है स्टेटमेंट। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये सही है। दिल्ली और पुडुचेरी का में असेंबली है उसमें। और अभी तत्काल यहाँ जम्मू कश्मीर में भी यूटी है, वहाँ भी असेंबली है, तो वहाँ के लोग इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने में होते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हिस्टोरिकली नोटेड फॉर द साइनिंग द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 352 ऑन 25 जून 1975 में? कौन थे प्रेसिडेंट जो साइन किए थे? तो कौन थे दोस्तों बताइए? 81 का क्या हो जाएगा आंसर? 81 का हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन से? फखरुद्दीन अली अहमद, सी आंसर हो जाएगा। कब किए थे? 25 जून 1975 को। इस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 का। 82 का दिया गया है कि कौन सा करेक्ट है, इसमें से कितना करेक्ट है वो पूछा गया है।
देखते हैं। The president can appoint prime minister when no party has a clear majority in the Lok Sabha or when prime minister dies suddenly and there is an obvious successor। ये तो सही है। डिसमिसल, अगला क्या है दोस्तों? डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोक सभा, सही है। डिसोल्यूशन ऑफ लोक सभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट, सही है। डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी बेस्ड ऑन सिचुएशनल डिस्क्रिशन एंड परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम फॉरेन एनिमी, नहीं ये गलत है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों को सही है, ऊपर वाला तीन को सही है, बाकी चौथा डी गलत है। क्यों गलत है बताइए? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट ऑन सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ परसीव्ड थ्रेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, कौन? प्रेसिडेंट। ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 द वोट वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, कितना था बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? ईच मेंबर का वोट वैल्यू कितना था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? इसका आंसर कितना होना चाहिए दोस्तों? ये बहुत ही ज्यादा फैक्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका है 173। रट्टाफिकेशन करना है इसको, क्या करना है दोस्तों? रट्टाफिकेशन। हु आर द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन द ऑफिस, कौन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस में, ऑफिस के समय मतलब जब प्रेसिडेंट थे तभी मृत्यु हो गई थी उनकी? तो कौन थे दोस्तों? इसका आंसर होना चाहिए कृष्णा कांत। कौन थे? सी कृष्णा कांत। अगला देखते हैं। आगे हम 85 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन है करेक्ट नहीं है? टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 35, बिल्कुल सही है। क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक गलत है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है, नहीं किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं दोस्तों? उनका भी एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग मेंबर उसमें शामिल होते हैं। द सीरियल नंबर ऑफ जगदीप धनकर एज ए वाइस प्रेसिडेंट, कामा नंबर जगदीप धनकर 14वां वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों। क्या है? 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनकर। 86 हो गया। 87 का देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया गया है, कौन सा सही है? द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, सही बात है, डी फैक्टो है। ये द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सही बात है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सही बात है। ही मे नॉट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एट द टाइम, बिल्कुल सही है। बाद में 6 मंथ के अंदर मेंबर बना बनना चाहिए, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का। द प्राइम, आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों कि क्या अगर ब्रिटेन में अपर हाउस से, हाउस ऑफ लॉर्ड से अगर कोई मेंबर है तो वो पीएम बन सकता है? जैसे इंडिया में राज्यसभा से भी लोग रहते हैं तो पीएम बन सकते हैं, राज्यसभा का मेंबर रहते हैं, लेकिन क्या इंग्लैंड में ऐसा संभव है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। 88 देखते हैं दोस्तों। द प्राइम मिनिस्टर द कैप्टन ऑफ शिप ऑफ द स्टेट, कौन बोला है? मुनरो साहब बोला है। कौन बोला है? मुनरो, मुनरो। कौन बोला है दोस्तों? मुनरो। 89 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजन ऑफ द कोएलिशन फॉर्मेशन, कोएलिशन के बारे में क्यों कम्युनिकेट करेंगे? वो बिजनेस है सबके बारे में, और जो प्रेसिडेंट चाहेंगे उसके बारे में कम्युनिकेट। कोएलिशन गवर्नमेंट कैसे बनना है नहीं बनना उसका कम्युनिकेशन का जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर उसको कम्युनिकेट करेंगे आर्टिकल 78 के तहत। तो बी आंसर है दोस्तों, एक गलत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। कौन अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का? 90 का सी। 91 का देखते हैं दोस्तों। आइडेंटिफाई द चीफ मिनिस्टर हु बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो कौन थे? कौन थे चीफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, बताइए। 91 का क्या हो जाए? चरण सिंह हुआ हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी हो गए, मोदी जी हो ही गए, एक और कौन हो जाएंगे बताइए? आपका पीवी नरसिम्हा राव भी हो जाएंगे। कौन नहीं होंगे तो? ये गलत है दोस्तों, आपका दिया हुआ आंसर 91 का अटल बिहारी वाजपेयी तो बने ही। अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नहीं बनता, सॉरी दोस्तों, एक मिनट मैं भी थोड़ा सा। अटल बिहारी वाजपेयी कब मुख्यमंत्री बन गए? तो क्या आंसर हो जाए? ए।
सी, डी ई, ए सी डी, तो सी आंसर हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों, सॉरी। Size of the council of minister has been restricted to 15% of the membership of council by which following constitution amendment। रिसेंटली शायद 70 में ही पूछा गया है, 70 बीपीएससी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कौन सा? 91st। 90 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका? 92 का बी। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 15% टोटल मेंबरशिप का आप मिनिस्टर बना सकते हो, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। The Constitution of India state that various kind of minister exercising executive authority identify the correct। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा 93 का? बताइए। 93 का डी आंसर हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल में वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन हुआ? तो कौन सा आर्टिकल में हुआ दोस्तों? बताइए। आर्टिकल 352। द परसिट उसी समय बोला गया था कि कैबिनेट का जैसे लगा दिया गया था नेशनल इमरजेंसी विदाउट कैबिनेट, विदाउट मतलब जो सीनियर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनका कंसल्टेशन से, तो उसी समय कैबिनेट का कंसेप्ट हुआ। आगे देखते हैं 95। The president shall make rule for some convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among minister of the said business is mentioned in which article of the constitution? तो आर्टिकल 77 क्लॉज 3 में होगा। अगला 96 क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें ये प्रेसिडेंस दिया गया है, उसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट सबसे पहले आते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आता है। तो प्राइम मिनिस्टर एक हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी दो जगह दिया गया है। उसके बाद आपका हो जाएगा फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट हो जाएंगे, और उसके बाद हो जाएंगे कौन? उसके बाद चीफ जस्टिस हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट। तो बी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसमें डी लग जा रहा है, बी आंसर हो, बी खाली। विच ऑफ विच इज द मोस्ट पावरफुल कैबिनेट कमेटी? तो कौन पावरफुल कैबिनेट? टोटल 8 कैबिनेट कमेटी है दोस्तों। तो सबसे पावरफुल होता है कैबिनेट कमेटी ऑन पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटी। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर सेट अप बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल गलत। दे आर सेट अप बाय, कौन सेटअप करते हैं? कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता है। इट्स मेंबर कैन इंक्लूड कैबिनेट एंड नॉन कैबिनेट मिनिस्टर। क्या होगा बताइए 98 का? कैबिनेट और नॉन कैबिनेट भी रहते हैं क्या दोस्तों? बताइए। बिल्कुल। कैबिनेट कमेटी इज सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसमें कैबिनेट नॉन कैबिनेट मेंबर दोनों रह सकते हैं। दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सही है। तो क्या ओनली थ्री, मतलब कितना सही है स्टेटमेंट? 3 गो स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी कैबिनेट कमेटी आर देयर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो टोटल 8 कैबिनेट कमेटी है, जैसा कि मैंने बताया। अगला देखते हैं दोस्तों 100 क्वेश्चन। विच कैबिनेट कमेटी इज नॉट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर? तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं किया जाता है। और एक और कैबिनेट कमेटी टोटल 8 होता है, तो मेन मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन एकमोडेशन कुछ हेड किया जाता है आपका होम मिनिस्टर के द्वारा सब। अगला देखते हैं दोस्तों। अब जो अगला जो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो बिहार स्पेशल है दोस्तों, 101 से 110 तक। तो देखते हैं। इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ 1937 हाउ मेनी सीट्स वे रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक सेक्टर लाइक बिजनेस, इंडस्ट्री, लैंड ओनर एंड टीचर्स? तो 13 सीट रिजर्व किया गया था इनके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आपको आपको अगर बिहार स्पेशल पढ़ना है और अगर आप जॉब करने वाले लोग हो, कम टाइम है, तो आप एडिटोरिया का एक पतला सा है वो पढ़ सकते हो। नहीं तो आपको टाइम है तो आप केबीसी नैनो पढ़ो दोस्तों, क्योंकि उससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। टोटल ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉम, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब में क्वेश्चन आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन 1952 का है असेंबली इलेक्शन का। इलेक्शन में हेल्ड फॉर द टोटल ऑफ 330 सीट। कितना सीट के लिए हुआ था इलेक्शन? 330 सीट, सही है। वन मेंबर व नॉमिनेटेड, सही है। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट बिहार व श्री कृष्णा सिंह, सही है।
After the recommendation of the state reorganization 1956, the number of state in the legislative assembly 325। ये सही नहीं है दोस्तों, 325 नहीं हुआ था, कितना हुआ था, 319 हुआ था। 325 लेटर ऑन हुआ था, मगर बिफोर पार्टीशन ऑफ बिहार इनटू झारखंड, बिहार एंड झारखंड। मगर 1956 जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके तहत 319 हुआ था। अभी कितना दोस्तों, अभी 243 है। हुआ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, फर्स्ट गवर्नर था बिहार का सर जेम्स शिप्टन। हाउ मेनी गवर्नर ऑफ बिहार लेटर बिकम, दो। कौन कौन बने थे दोस्तों, रिसेंटली तो रामनाथ कोविंद बने, और एक और कौन बना है बताइए। जाकिर हुसैन जो चौथा गवर्नर थे वो बने, और रामनाथ कोविंद 36 गवर्नर थे। 4 और 36 मतलब 40 ऐसे करके। In which article of the Indian Constitution the structure of the Legislative Council has been described, in which it is mentioned that its maximum number cannot exceed one third of the Legislative Assembly? Legislative Council सब स्टेट में नहीं है, बिहार में है, यूपी में है, फिर कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में है, फिर आपका कर्नाटका में है, ये सब में है। तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का रूल है कि मैक्सिमम वन थर्ड रहेगा और मिनिमम शायद 40 ऐसा कुछ है। तो 105 के कौन सा आर्टिकल के तहत ऐसा है दोस्तों कि वन थर्ड रहेगा, बताइए। तो आर्टिकल 171 के तहत। और कौन सा आर्टिकल के तहत ये फॉर्मेशन होता है, ये सब आप 169 है, ये सब है, आपको याद रखना है। Consider the following statement with reference to Bihar Legislative Council. The first meeting of Bihar Legislative Council was held on 20 January 1913 in the auditorium of Patna College. ये सही है दोस्तों, क्या ये सही है। और बिहार लेजिस्लेटिव, बिहार असेंबली कब हुआ था, 1920-21 में पहला मीटिंग हुआ था। द फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना था, बताइए। कितना था दोस्तों, तो 75 था, जो कि अभी भी है, सही है। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 ईयर, बिल्कुल गलत है, 6 साल होता है दोस्तों, तो 1 और 2 हो जाएगा आंसर। सी मरा जाता है, ठीक। ए, ए होगा दोस्तों, ए। अगला 107। When was president rule imposed for the first time in Bihar? देखो दोस्तों 1968। अगर आप देखोगे पूरा कंफ्यूजन मेंटेन करना सही है, ताकि आपको बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। तो 1958 में नहीं, 1968 में जून में पहली बार लगा था प्रेसिडेंट रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 108। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिक्लेयर्ड इट्स डिस्क्राइब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सही है, बताइए। इसमें ये सही है, 170 में डिस्क्राइब है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 500 है, मिनिमम नंबर 60, सही है। और काउंसिल में क्या है दोस्तों, काउंसिल में मैक्सिमम वन थर्ड रहेगा और मिनिमम में 40। बिहार में कितना है काउंसिल में, तो 75 है। बिहार में राज्यसभा में कितना है मेंबर, बिहार से तो 16 है। बिहार में लोकसभा में कितना सीट है, 40 है। बिहार में विधानसभा में कितना सीट है, 243। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 7 फरवरी 1921, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 108 का। सब तो टिक मार ही दिए, तो 1 2 3 ही होगा आंसर ना। हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? 2 सीट रिजर्व है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। एक है कटोरिया, एक और कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सिलेक्ट द रॉन्ग मैच। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज मोहम्मद यूनिस, बिल्कुल सही है। 1937 में जब कांग्रेस ने माना कर दी गवर्नमेंट बनाने के लिए, कुछ शर्त रखा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो कांग्रेस ने माना कर दी, तो मोहम्मद यूनिस जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, उसके बाद ये मोहम्मद यूनिस इंडिपेंडेंट से थे, वो बनाए थे, बने थे पहला चीफ मिनिस्टर, और शिप्टन थे पहला गवर्नर। द फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर वाज भोला पासवान, भोला पासवान शास्त्री, बिल्कुल गलत है दोस्तों। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री नहीं थे, ये भी गलत। भी इसमें क्या पूछा है, नहीं नहीं, एक सही सही है दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री थे। अरे यार, भोला पासवान शास्त्री थे, सॉरी, भोला पासवान शास्त्री थे। इसमें रॉन्ग पूछा है ना, ऊपर चला जा रहा है हमारा टिक तो। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफार, सही है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीपी मंडल, ये गलत है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर कौन थे दोस्तों, बताइए। बताइए फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर कौन थे,
तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर थे आपका 110 का बीपी मंडल नहीं थे, कौन थे बताइए आप। द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वाज महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन थे? एमपी सिन्हा। कौन थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? इंडिपेंडेंट बिहार कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मोहम्मद यूनुस। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्णा सिंह। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार महामाया प्रसाद सिन्हा। एमपी सिन्हा से याद कर सकते हैं। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार अब्दुल गफूर। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर श्रीमती राबड़ी देवी अनपढ़ मुख्यमंत्री। फर्स्ट मिनिस्टर विथ लॉन्गेस्ट टेन्योर श्री नीतीश कुमार, जो कि कुछ काम वगैरह फर्स्ट पहला 2 टेन्योर में किए थे वो उसके बाद सोए हैं गांजा पीकर। तो देखते हैं आगे दोस्तों 111 का कौन सा सही है, इसमें पूछा गया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड डिजिटल एसेस एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 21। डिजिटल एसेस ओनली ए कमर्शियल सर्विस फॉर द सिटीजन। नो, ओनली जहां रहे वो जनरली गलत ही होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिसर्च इंडिया फर्स्ट जेनोम एडिटेड राइस वेराइटी आर। अब करंट अफेयर दोस्तों ये सब। तो एक तो है पूसा क्रिस्पर राइस, एक है DRR राइस 100 कमला, ये हो जाएगा। नीरज चोपड़ा अचीव्ड सेकंड प्लेस बाय थ्रोइंग द जेवलिन फॉर हाउ मच डिस्टेंस इन 2025 डायमंड लीग। कितना डिस्टेंस थ्रो किए थे? तो ये किए थे आपका 90.25। सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो कौन होल्ड किया? सबसे ज्यादा ब्राजील किया होल्ड। कौन किया? ब्राजील। Which country has been given a special focus in the MSME which sector? Sorry, दोस्तों कंट्री नहीं, which sector has been given a special focus in the MSME competitiveness report related by नीति आयोग? तो टेक्सटाइल ऑटो केमिकल सेक्टर। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच रिवर? गोदावरी। ये सब आपको कई बार पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ने का एक तरीका है दोस्तों, आप दोस्तों के साथ डिस्कशन करें, एक ग्रुप बनाएं। Which of the following was declared the first fully literate state of India? तो मिजोरम। इसमें एक कंडीशन होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि फुल्ली इलिटरेट हो गया तो 100%, नहीं, 95% से ऊपर होता है तो उसको फुल्ली लिटरेट माना जाता है। और लिटरेसी का क्या है डिफिनेशन इंडिया में? 7 साल का युवा अगर पढ़ने लिखने और नॉर्मल मैथमेटिक्स जानकारी हो तो उसे लिटरेट कहा जाता है। बहुत ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। विच कंट्री हैज पास द टेक इट डाउन एक्ट? कौन कंट्री पास किया है टेक इट डाउन एक्ट? बताइए। ये अमेरिका पास किया है दोस्तों। कौन पास किया है? सी हो जाएगा, अमेरिका। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव? जीनोम एनालिसिस फॉर 1 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डे। ये आपका ब्रिक और एक ही है दोस्तों, मैं भूल रहा हूँ, बायोटेक्नोलॉजी ये सबसे रिलेटेड है, ये सब किया है। कंसीडर द MSME competitiveness strategy of नीति आयोग। तो देखते हैं 120 का क्या आंसर होता है। The contribution of MSME to GDP in India has contributed more than 30%। GDP का कंट्रीब्यूशन कितना करता है? मोर देन 30%। और एक्सपोर्ट कितना करता है? अप्रोक्स 45%। अगला है द रिपोर्ट रिकमेंड्स क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड प्रोमोट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल सही है। 90% ऑफ द फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ MSME इन द इंडिया आर बीइंग मेट। बिल्कुल गलत है। 90% फंडिंग रिक्वायरमेंट कहाँ से हो जाएगा? नहीं होता है। 1 2 गोल्डन डोम which was in the news recently is related to which country? गोल्डन डोम जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? तो बताइए 121 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सही मार सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि सभी को धोखा देता है। नाउ कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया विल बी डन इन डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल सही है दोस्तों, डिजिटल फॉर्म में अब कास्ट बेस्ड सेंसस होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे। फर्स्ट स्टेट कौन था? बिहार। फिर तेलंगाना ने भी किया है। अगला देखते हैं दोस्तों 122 का देख रहे हैं हम लोग।
द डिसीजन वाज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑर्डर ऑफ सुप्रीम, बिल्कुल गलत है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है कि कास्ट सेंसस करो। द लास्ट कंप्लीट सेंसस कास्ट सेंसस वाज डन इन 1931, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा 1 ऑफ 3। 123 का देखते हैं दोस्तों। वेब समिट, क्या दोस्तों वेब समिट, वेब समिट में क्या क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं। इट्स हाईलाइट द रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडिया जीडीपी, बिल्कुल सही है। इंडिया एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, सही है। इट वॉज हेल्ड इन दिल्ली, बिल्कुल गलत, मुंबई में हुआ था, मुंबई में। तो 1 और 2 सही। 124 का देखते हैं। इंडिया इज अमंग द टॉप 6 कंट्री इन फाइलिंग 6G पेटेंट सो फार, बिल्कुल सही है दोस्तों। 6G सर्विस विल बी ऑपरेशनल इंडिया इन 2026, बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, कब तक ऑपरेशनल होगा, 2026 तक ऑपरेशनल नहीं होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम लोग उतना भी अभी डेवलप नहीं हुए कि 2026 तक ऑपरेशनल ये हो जाएगा। तो होगा कब तक बताइए, ये अभी कोई लिमिट नहीं दिया गया है। क्यों, देखते हैं आगे। लॉन्च टू सर्विस टू बी कॉमर्शियली लॉन्च 2026 में लॉन्च ही होगा, और कंप्लीट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक होगा। सॉरी, 2030 तक होगा दोस्तों, 2026 में तो लॉन्च ही होगा। कंप्लीट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। 2030 तक। इंडिया फोकस इज ऑन ब्रॉडबैंड एक्सेस इन रिमोट एरिया, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। अगला देखते हैं कि AI बेस्ड ATM, दिस मशीन सेल दिस मशीन सेल गोल्ड, बिल्कुल सही है। इट ऑपरेट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हो सकता है कभी गलत है। 1 और 2 सही हो जाएगा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं डेवलप किया गया था, डेवलप किया गया था गोल्ड सिका प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, गोल्ड सिका, गोल्ड सिका पीवीटी लिमिटेड। ये मैं लिख रहा हूँ से पता नहीं ऐसे कैसे हो जाए, गोल्ड सिका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ITER 126 स्टेटमेंट 1 और 2 है। इंडिया डिजाइन द क्रायोसैट एज ए कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट ITER के तहत इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, क्या होगा, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट, क्या सही है। इंडिया डिजाइन द क्रायोसेट एज ए कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। दिस प्रोजेक्ट इज ए मीन्स ऑफ स्टोरिंग सोलर एनर्जी, स्टोरिंग सोलर एनर्जी क्या है, इसका फॉर्मूला, इसका जैसे फुल फॉर्म ही क्या है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर, तो सोलर एनर्जी से कौन, तो स्टेटमेंट 1 खाली करेक्ट होगा। AI फॉर नेचर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन, ते FAO से रिलेटेड है। अगला देखते हैं। कंसीडर द EPOS, क्या कंसीडर किया गया है, EPOS मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट फॉर सेल मशीन, बिल्कुल सही है दोस्तों। दिस सिस्टम इनेबल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, बिल्कुल सही है। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी ये नापेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर लोकेटेड, हैदराबाद में है। अगला देखते हैं। फॉर विच पर्पस टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स वाज लॉन्च इन इंडिया, कौन सा पर्पस के तहत टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स इंडिया में लॉन्च किया गया है, बताइए। ये डिजिटल इंक्लूजन के लिए। क्या हो जाएगा आंसर, बी। ऑपरेशन हॉक 2025 वाज रिलेटेड टू चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए, सी। 131 का सी हो जाएगा। अब 132 का देखते हैं। गोल्डन ड्रैगन 2025 बाद ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ विच, चाइना और वियतनाम, चाइना और वियतनाम का गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज। विथ विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइन एन एग्रीमेंट फॉर वुमेन सेफ्टी, तय फ्यूचर शिफ्ट लैब, किसके से एक कोलैबोरेशन किया है, फ्यूचर शिफ्ट लैब। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द
The country first atlas of water body of Bihar was prepared in partnership with which department? The Department of Rural Development, Science एंड इन्वायरमेंट के साथ डेवलप किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस एंड इन्वायरमेंट के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135। 135 क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर जन मन योजना इज रिलेटेड टू। इसका ये रिलेटेड है दोस्तों प्रोवाइडिंग हाउसिंग टू ट्राइबल पीपल। अंडर विच पॉलिसी इज बिहार फर्स्ट पैसेंजर टर्मिनल विंग बिल्ड? तो ये गति शक्ति ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत बिल्ड होगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। डॉल्फिन सेंसस 2025। बिहार हैज अबाउट 35% ऑफ टोटल डॉल्फिन इन इंडिया। क्या ये सही है? क्या पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है? तो ये गलत है। 35% नहीं है दोस्तों। बिहार में कितना है बताइए? नहीं नहीं, बिहार में 35 है दोस्तों, सॉरी 35% ही है। 15 रिवर्स ऑफ द कंट्री वे आर सर्वेड इन दिस एस्टिमेशन रिवर। नहीं, 50 रिवर सर्वे नहीं किया गया, 28 रिवर किया गया। कितना? 28 रिवर। उत्तर प्रदेश है हाईएस्ट। हाँ उत्तर प्रदेश है। तो 103 कहाँ आंसर है? 103 बी आंसर हो जाएगा। 138 का देखते हैं। शुगर बोर्ड, दिस बोर्ड विल बी फॉर्म ओनली इन प्राइवेट स्कूल। गलत है। सीबीएसई निकाली है कि शुगर बोर्ड एक बनेगा। सीबीएसई बोल रहा हूँ, ये डीएवी शायद या सीबीएसई। तो ये केवल प्राइवेट में ही नहीं होगा, ये गलत है। ओनली जहाँ रहेगा जनरली गलत ही होता है। सब सब किचन में जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली गलत होता है। तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। बिल्कुल सही है दोस्तों, दो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी? consider the state in context of 4% reservation policy implemented in Bihar. This policy apply only to visually impaired person। बिल्कुल गलत है दोस्तों। 139 का ए बिल्कुल गलत है। आगे देखिए। दिस पॉलिसी कवर ऑल 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सही है। दिस बेनिफिट विल बी गिवन इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 3 आंसर हो जाएगा 139 का 2 3। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जीएस करंट अफेयर का दोस्तों। एज पर द परसेंटेज बिहार इज एट व्हाट पोजीशन इन इंडिया इन मेकिंग हेल्थ कार्ड अंडर द चिल्ड्रन हेल्थ कार्ड स्कीम? सेकंड है इसमें दोस्तों। आगे मैथ है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। और मैथ को करना कभी मत भूले, इसको इजी में मत ले, क्योंकि ये 10 मार्क्स जो आर्ट्स का स्टूडेंट होते हैं उसमें से 10 में से 2 3 4 ऐसे लाते हैं। अगर 10 में से अगर आप 10 लाओगे तो आपका एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और मैथ्स को कभी इग्नोर नहीं करो। मिनिमम आप जो प्रीवियस लास्ट का प्रीवियस 5-6 साल का है उसका क्वेश्चन कर लो, और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर करें। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मैथ में, लेकिन इतना ज़रूर आप एटलीस्ट हाफ एन आवर मैथ के लिए दे सकते हो। 20 मिनट 25 मिनट एटलीस्ट दे दो डेली। अगर कंप्लीट है तो देने की जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका दिक्कत हो रही है तो जरूर देना चाहिए। तो 141 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। 142 का क्या हो जाएगा? 142 का सी आंसर हो जाएगा। 143 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। 144 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 145 का क्या है दोस्तों? बी। 146 का बी आंसर है। 147 का 147 का आपका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। आगे क्या है? आगे 148 149 150 आपको सभी क्वेश्चन करना है दोस्तों। इसीलिए मैं बोला स्टार्टिंग में कि पेन और पेपर लेके बैठना है। 148 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 148 का क्या होगा? बी। 149 का बी होगा। और 150 का क्या होगा दोस्तों? सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आप सीख सकते हो इसमें, कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे और टेस्ट जरूर लगाए। अगर आप वर्किंग पर्सन हो तो ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, अगर वर्किंग पर्सन नहीं हो तो ऑफलाइन लगाओ। ऑफलाइन अगर आपको सुविधा नहीं है तो टेलीग्राम पे या गूगल पे कहीं से डाउनलोड करके और एक ओएमआर शीट ले लो, उस पे लगाओ, क्योंकि ये जरूरी है दोस्तों। विदाउट टेस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। इट इज नॉट ओनली अबाउट बीपीएससी, एनी एग्जामिनेशन। तो आप टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे जिस कोचिंग और इंस्टीट्यूट का लगाएं। और बाकी करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण या हो गया आपका एडिटोरिया का, परम आईएएस का, किसी का
आप लगा सकते हो, मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर विल प्ले मेजर रोल। जैसा कि 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आई थी, तो अप्रोक्स सभी टोटल अगर करंट अफेयर की बात करें तो अप्रोक्स 40 से कम करंट अफेयर नहीं थे। अगर पूरा मिलाकर बिहार, इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, बजट ऐसा मिलाकर देखें तो अप्रोक्स 40 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, इसको सीरियस लेके और अभी से अगर आप लगे रहोगे तो आपका पीटी क्लियर होना जरूरी है। और अगर पहले पीटी में पास हो चुके हो तो आप अभी का जो टाइम है दोस्तों उसमें से 20%, 80-20 का रेशियो रख सकते हो मेंस के लिए भी। तो बाकी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।